हाँ तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ कि बिल्कुल अच्छे और स्वस्थ होंगे। 8 बज चुका है और मैंने आपको बताया था कि ये जो वीडियो आती है रेगुलर 8 बजे शाम को आती है। तो अगर आप हमारे साथ रेगुलर प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो डेली शाम को 8 बजे लूसेंट बुक का डेली प्रैक्टिस सेट यहाँ पे कराया जाता है, जो कि 50 MCQ के साथ सभी एग्जाम्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो अगर आपको लगता है कि आपने लूसेंट बुक को काफ़ी अच्छे तरीके से पढ़ रखा है तो आप हमारे साथ सेट दीजिए और देखिए कितना आपने अच्छे से पढ़ा है, क्या स्कोरिंग आपकी रहती है। ठीक है, चलिए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन ये कह रहा है कि यादव सम्राटों की राजधानी कहाँ थी। यादव सम्राटों की राजधानी कहाँ थी, बताइए। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाता है ऑप्शन डी, देवगिरी। क्लियर, ऑप्शन डी को टिक करेंगे। साथ ही साथ अक्सर एक पेपर में पूछा जाता है द्वार समुद्र। तो मैं आपको बता दूं कि द्वार समुद्र पहले कहा जाता था, लेकिन आधुनिक इसका नाम हो गया हेलविट। ठीक है, हेलविट, जो कि होयसल वंश की राजधानी ये हुआ करती थी। तो इन चीज़ों को भी आपको याद रखना है। अगर आपने बिल्कुल सीरियस होकर के पढ़ाई किया और आप लोग को लगता है कि हाँ मैंने लूसेंट को काफ़ी अच्छे तरीके से पढ़ रखा है, तो बस वीडियो आपके लिए है और आप वीडियो को एंड तक देखिए और बताइए कि क्या आज के इस कट ऑफ को आप क्लियर कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं। चैलेंज आपके लिए। जनरल कैटेगरीज 44 मार्क्स, BC के लिए 42, ST 38, SC के लिए 38, ST के लिए 40 मार्क्स और EWS कैटेगरी के लिए 41 मार्क्स रखा जाता है। वीडियो अच्छी लगे तो छोटा सा एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे सेट कर लीजिए, तभी आपको रेगुलर नोटिफिकेशन मिलेगी। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि आपने कितना अच्छा से पढ़ा है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है कि चोल राजाओं ने किस धर्म को संरक्षण प्रदान किया था। चोल राजाओं ने किस धर्म को संरक्षण प्रदान किया था। सारे क्वेश्चंस एग्जाम्स के ओरिएंटेड है, तो बस वीडियो को ध्यान से देखते रहिए और राइट आंसर कमेंट करते रहिए। देखते हैं कि आपकी स्कोरिंग आज क्या रहती है। चोल राजाओं ने किस धर्म को संरक्षण प्रदान किया था, तो सही आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, शैव धर्म को उन्होंने संरक्षण प्रदान किया था। ऑप्शन सी को टिक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है कि प्रथम भारतीय शासक कौन था जिसने अरब सागर में भारतीय नौसेना की सर्वोच्चता स्थापित की थी। तो यहाँ पे सही आंसर हमारा हो जाता है ऑप्शन ए, राजराज प्रथम। ठीक है, राजराज प्रथम से रिलेटेड एक क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है कि इन्होंने जो कि राजराजेश्वर का भव्य मंदिर बनवाया था। ठीक है, क्योंकि ये शिव का काफ़ी फेमस भक्त था, तो इस वजह से अपनी राजधानी में इसने राजराजेश्वर का भव्य मंदिर की निर्माण कराया था। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है कि हिंसांग ने किसे शिलादित्य कहा है। बताइए कि हिंसांग ने किसे शिलादित्य कहा है। तो हिंसांग ने शिलादित्य हर्षवर्धन को कहा था। ऑप्शन हम डी को टिक करेंगे। ठीक है, ऑप्शन डी सही आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 5, प्राचीन भारत का वह प्रसिद्ध शासक जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपनाया था। ये क्वेश्चंस बहुत बार रिपीट हुआ है, बताइए। देखिए, इस क्वेश्चन का सही आंसर हमारा हो जाता है ऑप्शन ए, चंद्रगुप्त मौर्य। ऑप्शन ए को टिक करेंगे। साथ ही साथ इनसे जुड़ी कुछ पॉइंट्स में यहाँ पे मैंने नोट डाउन किया, आप इनको पढ़ सकते हैं कि स्वामी भद्रबाहु के साथ श्रवण बेलगोला चले गए। यानी हम कह सकते हैं कि इन्होंने जो जैन धर्म की दीक्षा ली थी वो किनसे ली थी, तो भद्रबाहु से ली थी। ठीक है, और श्रवण बेलगोला में जिस पहाड़ी पर वे रहते थे उनका नाम चंद्रगिरी है और वहीं पर उन्होंने बनाया था जो कि चंद्रगुप्त बस्ती नामक मंदिर भी निर्माण किया था, ये ध्यान रखेंगे। और इनकी जो मृत्यु हो गई थी वो श्रवण बेलगोला में हो गई थी। अच्छा, कभी कभी पूछा था कि श्रवण बेलगोला किस स्टेट में पड़ता है, तो ये कर्नाटक में स्थित है, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या, निम्नलिखित में से कौन अपने को बुद्ध सिक्कन यानी कि मूर्ति भंजक कहता था। बुद्ध सिक्कन यानी मूर्ति भंजक कहता था, और वो कौन है, वो है मोहम्मद गजनवी। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध शतरंज खिलाड़ी गाटा कामरस्की किस देश के हैं। गाटा कामरस्की जो है वो किस देश के हैं, और एक शतरंज प्लेयर है, वर्ल्ड फेमस शतरंज प्लेयर है, वर्ल्ड चैंपियंस भी रह चुके हैं। तो सही आंसर यहाँ पे हो जाता है ऑप्शन हम डी को टिक करेंगे, USA। और कुछ लोग इसका राइट आंसर रूस को टिक करेंगे। तो मैं आपको बता दूं कि ये रूस में जन्मे थे, लेकिन इनकी राष्ट्रीयता जो थी वो USA की थी। ठीक है, ऑप्शन डी को टिक करेंगे, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की, वेलोड्रम किस खेल से संबंधित है। वेलोड्रम जो है वो किस खेल से संबंधित है। वेलोड्रम जो होता है वो साइकिलिंग से संबंधित है। ऑप्शन डी को टिक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि मोहम्मद गजनवी ने कौन सी उपाधि धारण की थी। मोहम्मद गजनवी ने कौन सी उपाधि धारण की थी, तो यहाँ पे राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। ठीक है, यामीन उद दौला की, साथ ही साथ यमीन उल मिल्लत की उपाधि भी इसने धारण की थी। तो दोनों का मतलब भी आपको ध्यान में रखना होगा, हो सकता है कि दोनों का मतलब पूछ ले। नेक्स्ट प्रश्न बनता है कि रवि कीर्ति, यहाँ पे रवि कीर्ति होगा, रवि कीर्ति द्वारा निर्मित जिनेंद्र मंदिर या फिर
मेगुती मंदिर ऐहोल का संबंध है? तो ये किस धर्म से संबंधित है? देखिए जिनेंद्र मंदिर या फिर मेगुती मंदिर जो है हम कह सकते हैं यहाँ पे हमारा सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन हम सी को टिक करेंगे, जैन धर्म से संबंधित है। ठीक है, जैन धर्म से। और ये किस स्टेट में पड़ता है? कर्नाटक में स्थित है, इसको भी आप याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 11, चौथ, मुगल क्षेत्रों की भूमि एवं पड़ोसी राज्यों की आय का चौथा हिस्सा होता था। इस कर को किस वंश के शासकों ने वसूला? बताइए कि चौथ जो है वो किस शासकों ने वसूला? मराठा वंश के शासकों ने वसूला था, ऑप्शन बी को टिक करेंगे। और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वीवीआई प्रश्न है, ध्यान रखेंगे। निम्नलिखित में से किस एक शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की थी? ईस्ट इंडिया कंपनी को बिहार और बंगाल की दीवानी जो कि प्रदान की थी, और वो शासक कौन था? शाह आलम द्वितीय, जो कि इलाहाबाद के संधि के तहत ये दीवानी प्रदान की गई थी ईस्ट इंडिया कंपनी को। नेक्स्ट प्रश्न की स्वराज पार्टी की स्थापना किस वर्ष की गई थी? स्वराज पार्टी की स्थापना मोतीलाल नेहरू के साथ साथ चित्तरंजन दास के द्वारा 1923 में की गई थी। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, अच्छा एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ, देखते कितने लोग कमेंट करके बताते हैं। स्वराज पार्टी का गठन 1923 में हुआ था। ठीक है, मैंने आपको दो नाम बताए जो कि मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास। ठीक है, तो आप नीचे मुझे कमेंट करके बताइएगा इन दो लोगों में से किसको अध्यक्ष बनाया गया था और किसे महासचिव बनाया गया था। दोनों लोग का नाम मैंने आपको बता दिया, तो नीचे कमेंट करके बताइएगा कि कौन सचिव थे और कौन महासचिव थे और कौन अध्यक्ष थे। ठीक है, देखिए नेक्स्ट प्रश्न बनता है कि किसे लोकप्रिय नाम लाल कुर्ती यानी कि कमीज के रूप में जाना जाता था? बताइए किसे लोकप्रिय नाम से लाल कुर्ती के रूप में जाना जाता था? तो यहाँ पे हमारा सही आंसर होता है खुदाई खिदमतगार। ठीक है, खुदाई खिदमतगार। अब इससे जुड़ी कुछ पॉइंट तो हमें जानना जरूरी होगा। चलिए इस यहाँ पे मैंने लिख रखा है, देखिए खान अब्दुल गफ़ार खान ने वर्ष 1929 में खुदाई खिदमतगार यानी इसको इंग्लिश में सर्वेंट ऑफ गॉड कहते हैं आंदोलन की शुरुआत की थी। खुदाई खिदमतगार आंदोलन जो है वो गांधी जी के अहिंसात्मक आंदोलन से प्रेरित था। थोड़ा सा आपको याद रखना है। खान अब्दुल गफ़ार खान को फ्रंटियर गांधी के नाम से भी जाना जाता है, खान बादशाह के नाम से भी जाना जाता है। तो ये चीज़ें थोड़ी सी आपको याद रखनी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भारत में मौद्रिक नीति किसके द्वारा बनाई और लागू की जाती है? एकदम वीवीआई प्रश्न है, बताइए भारत में मौद्रिक नीति किसके द्वारा बनाई जाती है साथ ही साथ लागू की जाती है? और वो है आरबीआई। ठीक है, आरबीआई। देखिए आरबीआई की स्थापना कब की गई थी? 1935 में, जिसका राष्ट्रीयकरण 1949 में किया गया था। अब छोटा सा क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ, देखिए बताइए आप कमेंट करके, ये जो आरबीआई का गठन किया गया था वो किस समिति की सिफारिश पर किया गया था? यानी 1935 में इसका गठन किया गया तो किस सिफारिश की समिति पर किया गया था? किस समिति के सिफारिश पर किया गया था? कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि केरल के राजा रवि वर्मा प्रसिद्ध थे। तो केरल के जो राजा रवि वर्मा थे वो किस क्षेत्र में प्रसिद्ध थे? वो चित्रकला में चित्रकार के रूप में काफ़ी फेमस थे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए वर्तिका और वर्तिकाग्र उपयोगी उत्पाद होते हैं। वर्तिका और वर्तिकाग्र जो होते हैं उपयोगी उत्पाद होते हैं। जो केसर में आप रेड कलर का देखते हैं वही होता है वर्तिका और वर्तिकाग्र। ठीक है, ऑप्शन बी को टिक करेंगे, केसर। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है कि सन 1959 की कृत्रिम रूप से डीएनए को संश्लेषित करने हेतु पुरस्कार किसको मिला था? नोबेल पुरस्कार दिया गया था इसके कार्य के लिए। तो इस कार्य के लिए कार्नबर्ग को मिला था। ठीक है, ऑप्शन ए को टिक करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन का चुनाव जिस प्रथम भारतीय ने लड़ा वह कौन थे? ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन का चुनाव जिस भारतीय ने लड़ा था वह कौन थे? और वो थे दादा भाई नौरोजी। ऑप्शन हम ए को टिक करेंगे। साथ ही साथ इनसे जुड़ी कुछ पॉइंट्स मैंने यहाँ पे नोट डाउन किया, आप इनको पढ़िए। ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन का चुनाव प्रथम भारतीय दादा भाई नौरोजी ने लड़ा था। भारत से धन निष्कासन के सिद्धांत की उद्घोषणा करने वाले भारत के वयोवृद्ध नेता यानी जिनको भारत का वयोवृद्ध पुरुष भी कहा जाता है, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, दादा भाई नौरोजी को। ठीक है, तो दादा भाई नौरोजी ने 1866 में लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की थी। और ध्यान रखिएगा ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन में ये कब से कब तक सदस्य के रूप में रहते? 1892 से लेकर के 1895 तक ही ब्रिटिश संसद में सदस्य रहे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, तो आप इसको ध्यान रखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किसने कहा था कांग्रेस पतन के लिए लड़खड़ा रही है, मेरी सबसे बड़ी अभिलाषा जब तक मैं भारत में हूँ कांग्रेस की शांतिपूर्ण समाप्ति में सहयोग करना है।
बताइए ये जो कथन था किसने कहा था? लॉर्ड कर्जन ने कहा था, ठीक है, लॉर्ड कर्जन ने कहा था। अच्छा, आपसे अगर मैं पूछूं कि लॉर्ड कर्जन से संबंधित महत्वपूर्ण घटना बताइए, तो आप क्या क्या बताएंगे? देखिए नीचे कमेंट करके बताइएगा कि क्या क्या चीज़ें आप बता सकते हैं कि लॉर्ड कर्जन से संबंधित क्या क्या महत्वपूर्ण घटनाएं घटी थी जिसके वजह से ये काफ़ी प्रसिद्ध रहते हैं, ठीक है। देखते हैं, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवाद का निर्णय उच्चतम न्यायालय द्वारा करने का प्रावधान संविधान में किया गया? तो देखिए राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवाद का निर्णय उच्चतम न्यायालय द्वारा करने का प्रावधान आर्टिकल 71 में किया गया। ऑप्शन डी को टिक करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न बनता है कि इंद्रधनुष तब बनते हैं जब सूर्य का प्रकाश, बताइए इंद्रधनुष तब बनते हैं जब सूर्य का प्रकाश क्या होगा? तो यहाँ पे हमारा सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन हम ए को टिक करेंगे, वायुमंडल में वर्षा की बूंदों पर गिरने से अपवर्तन और आंतरिक परिवर्तन होने पर, ठीक है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि द्रव्य सोना के नाम से जाना जाता है। द्रव्य सोना के नाम से किसे जाना जाता है? पेट्रोलियम, ठीक है, जिसको तरल हम सोना भी के नाम से जानते हैं, तरल सोना के नाम से भी जाना जाता है, याद रखिएगा पेट्रोलियम को। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कलिंग पुरस्कार दिया जाता है, बताइए कि कलिंग पुरस्कार जो है वो किस क्षेत्र में दिया जाता है? और ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा गया। कलिंग पुरस्कार विज्ञान को लोकप्रिय बनाने के लिए जो कि विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कालिदास द्वारा रचित अभिज्ञान शकुंतलम का अंग्रेजी में अनुवाद सर्वप्रथम किसने किया था? अंग्रेजी में अनुवाद सर्वप्रथम किसने किया था? और वो सर्वप्रथम किया गया था विलियम जोन्स के द्वारा, ठीक है, विलियम जोन्स के द्वारा 1789 में, ठीक है, 1789 में किया गया था फर्स्ट टाइम। क्लियर। नेक्स्ट वन है, किस मराठा शासक के शासनकाल को पेशवाओं के शासनकाल के नाम से जाना जाता है? किस मराठा शासक के शासनकाल को पेशवाओं के शासनकाल के नाम से जाना जाता है? और सही आंसर हमारा हो जाता है साहू, ठीक है, साहू बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन हर्षवर्धन के दरबार से संबंध नहीं था? हर्षवर्धन के दरबार से संबंध नहीं था, और वो कौन है? और वो है कालिदास, ठीक है। कालिदास की अगर बात करें तो कालिदास जो थे वो दरबारी कवि थे। दरबारी किसके दरबार में रहते थे? तो ये चंद्रगुप्त द्वितीय, जिनको हम चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के नाम से भी जानते हैं, उनके 9 रत्नों में से एक थे, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। भारत के राष्ट्रपति निर्वाचन होने के पात्र बनने के लिए किसी व्यक्ति की आयु पूर्ण होनी चाहिए? यानी भारत के राष्ट्रपति बनने के लिए जो न्यूनतम आयु होनी चाहिए वो कितनी होनी चाहिए? और वो आयु होती है 35 ईयर्स, ठीक है। ऑप्शन डी को टिक करेंगे। आपको पता है कि आर्टिकल 58 क्या कहता है? देखिए मैं आप में लिख रखा हूँ कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 58 के अनुसार राष्ट्रपति बनने के लिए योग्यताएं क्या क्या होनी चाहिए। तो ये सभी योग्यताएं अगर आपके पास है तो आप राष्ट्रपति बन सकते हैं, ठीक है। भारत का एक नागरिक होना अनिवार्य है, कम से कम 35 वर्ष की आयु पूरी होनी चाहिए, वह व्यक्ति किसी भी लाभ के पद पर कार्यरत न हो, और वह लोकसभा का सदस्य निर्वाचन होने की योग्यता पूरी करता हो। ध्यान रखिएगा, राष्ट्रपति की बात अगर की जाती है तो वहाँ पे वो लोकसभा का सदस्य निर्वाचन होने की योग्यता पूरी करता हो। तो ये पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। अगर पूछ ले कि राष्ट्रपति की योग्यता से संबंधित कौन सा आर्टिकल है, 58 होता है। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है कि बुशमैन का संबंध क्या है? बुशमैन का संबंध क्या है बताइए? तो ध्यान रखिएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा हो जाता है बुशमैन का संबंध कालाहारी मरुस्थल से। ऑप्शन सी को टिक करेंगे, ठीक है, कालाहारी मरुस्थल। नेक्स्ट क्वेश्चन की बिहार के जगदीशपुर में विद्रोह के दमन का श्रेय किस ब्रिटिश अधिकारी को है? जब 1857 की क्रांति हो रही थी तो उस समय अलग अलग क्षेत्रों के लिए अलग अलग ब्रिटिश नायक थे जिसको दमन करने के उद्देश्य से। तो बिहार के जगदीशपुर में, और आपको पता है कि बिहार में जगदीशपुर से कौन थे? तो कुंवर सिंह थे, और वहाँ पे विद्रोह का दमन करने के लिए जो ब्रिटिश अधिकारी थे वो थे कौन? टेलर और विंसेंट आयर, ठीक है, टेलर और विंसेंट आयर यहाँ पे सही आंसर हो जाता है, ठीक है। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ने से पहले मैं आपको यहाँ पे एक छोटा सा पॉइंट बताता हूँ। ध्यान रखेंगे, हडसन जो था वो कहाँ से संबंध था? हडसन दिल्ली और बरेली दोनों से संबंधित था, जबकि ह्यूरोज की बात करें तो ह्यूरोज झांसी से संबंधित थे, ह्यूरोज, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह उद्योग जो अन्य उद्योगों के लिए कच्चा माल का उत्पादन करता है क्या कहलाता है? वह उद्योग जो अन्य उद्योगों के लिए कच्चा माल का उत्पादन करता है उसे हम क्या कहते हैं? मूलभूत उद्योग, ठीक है। ऑप्शन बी करेक्ट होगा, मूलभूत उद्योग। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेल्ड किस प्रकार की घास भूमि के अंतर्गत शामिल की जाती है?
देखिए वेल्ड जो होता है वो दक्षिण अफ्रीका के शीतोष्ण कटिबंधीय जो घास का मैदान है उसे कहते हैं वेल्ड। ठीक है, शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान। जबकि अगर हम बात करें दक्षिण अफ्रीका के अगर उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान तो वो होता है सवाना। तो ये आपको याद रखना है, यानी करेक्ट आंसर यहाँ पे ऑप्शन ए को टिक करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस महासागर को छिपता हुआ महासागर कहा जाता है? किस महासागर को छिपता हुआ महासागर कहा जाता है? सबसे छोटा महासागर आर्कटिक महासागर, यानी ऑप्शन डी सही होगा। देखिए यहाँ पे पढ़ सकते हैं कि यह महासागर लगभग पूरी तरह से यूरेशिया और उत्तरी अमेरिका से घिरा हुआ है। आर्कटिक महासागर आंशिक रूप से साल भर में समुद्री बर्फ से ढका रहता है और सर्दियों में लगभग पूर्ण रूप से यह बर्फ से आच्छादित हो जाता है। ठीक है, और इसी कारणों से इसको छिपता हुआ महासागर कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? बताइए कौन सुमेलित नहीं है? तो मुझे उम्मीद है कि सभी लोगों ने वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया होगा। अगर अब तक नहीं किया है तो यार प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर कीजिए। ठीक है, ग्रुप में शेयर कीजिए, फेसबुक अकाउंट पे कीजिए, हर जगह फैला दीजिए। और यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि सही आंसर यहाँ पे हो जाता है ऑप्शन डी, यानी कि डनकाली मरुस्थल लीबिया। ये पॉइंट आपका गलत हो जाता है। क्यों? क्योंकि डनकाली जो मरुस्थल है ये कहाँ पे पड़ता है? ये पड़ता है इथोपिया और सोमालिया में। ठीक है, ऑप्शन हम यहाँ पे डी को टिक करेंगे जो कि गलत है, लेकिन बाकी ऑप्शंस में कोई दिक्कत नहीं, आप इनको सही से याद रख सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न, दलहनी पौधे संबंधित हैं। दलहनी पौधे संबंधित, तो यहाँ पे हमारा सही आंसर क्या होगा? दलहनी जो पौधे होते हैं वो लेग्यूमिनेसी से संबंधित है, ऑप्शन सी लेग्यूमिनेसी कुल से संबंधित हो जाते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे कुछ पॉइंट्स मैंने नोट डाउन किया, आप इनको पढ़ करके भी काफ़ी अच्छे तरीके से समझ सकते हैं कि लेग्यूमिनेसी द्विबीजपत्री पौधों का विशाल कुल है और इनके अंतर्गत ये सभी चीज़ें आती हैं। आप इनको पढ़िए और याद रखिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि धान का खैरा रोग या फिर लघुपत रोग किस तत्व की कमी से होता है? एक्चुअली ये लघुपत रोग कभी नहीं देता, सिर्फ और सिर्फ अक्सर पूछा जाता है कि धान का खैरा रोग जो है वो किस तत्व की कमी से होता है। तो किस तत्व की कमी से होता है? ये होता है जस्ता की कमी से, यानी ऑप्शन हम ए को टिक करेंगे। और मैंने इस चैनल पे अपने चैनल पे ऑलरेडी करा चुका हूँ कि पौधों में तत्वों की कमी से होने वाले रोगों को किस तरह से याद रखना है, ट्रिक के माध्यम से मैंने आपको बताया। नेक्स्ट प्रश्न बनता है कि सेल नाम किस जीव वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम दिया था? बताइए, जो सेल है यानी कोशिका कह सकते हैं, किस जीव वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम दिया था? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा? रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में सेल नाम का जो यहाँ पे शब्द दिया था। ठीक है, सर्वप्रथम प्रयोग किया था। और एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि कोशिका सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया? तो आपको याद रखना है कि 1838-39 में, ठीक है, दो वैज्ञानिक थे, स्लाइडन और स्वान नामक दो वैज्ञानिकों ने, और ये कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या है कि कौन सी रचना जंतु कोशिका को वनस्पति कोशिका से विभेदित करती है? राइट आंसर विल बी ऑप्शन डी, यानी कि सेंट्रियोल। ऑप्शन डी को टिक करेंगे, सेंट्रियोल। यहाँ पे हम पढ़ सकते हैं कि पादप व जंतुओं की कोशिकाओं की संरचना अलग अलग होती है, जो पादपों की जंतुओं से भिन्न करती है। पशु और वनस्पति कोशिकाओं में पाए जाने वाले सेंट्रियोल कोशिका विभाजन में मदद करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है? सूर्य ग्रहण तब होता है जब, बताइए, सूर्य ग्रहण तब होता है जब चंद्रमा बीच में आ जाती है। ठीक है, चंद्रमा जब बीच में आ जाता है तब सूर्य ग्रहण होता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है कि कोशिका में राइबोसोम की अनुपस्थिति में निम्न में से कौन सा कार्य संपादित नहीं होगा? राइबोसोम की अनुपस्थिति में कोशिका में जो कि प्रोटीन संश्लेषण का कार्य संपादित नहीं होगा। और ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एकदम वीवीआई प्रश्न है, याद रखेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पे बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो कि नोट डाउन कर की गई है, आप इनको पढ़ सकते हैं। राइबोसोम सजीव कोशिका की कोशिका द्रव में स्थित बहुत ही सूक्ष्म कण हैं जिनकी प्रोटीनों के संश्लेषण में महत्वपूर्ण भूमिका है। ठीक है, ये अनुवांशिक पदार्थों यानी डीएनए और आरएनए के संकेतों को प्रोटीन श्रृंखला में परिवर्तित करते हैं। और यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट पूछा जाने वाला पॉइंट ये है कि राइबोसोम की खोज 1950 के दशक में रोमानिया के जीव वैज्ञानिक जॉर्ज पैलेड ने की थी। ठीक है, और राइबोसोम का जो नामकरण हुआ था 1958 के वैज्ञानिक रिचर्ड वी रॉबर्ट्स ने प्रस्तावित किया था। तो ये दो पॉइंट्स भी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, इन दोनों को याद रखिएगा। ठीक है, चलिए फिलहाल हम बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि धातुएं विद्युत का सुचालक होती हैं क्योंकि? धातुएं विद्युत का सुचालक इसलिए होती हैं क्योंकि उनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, ऑप्शन ए को टिक करेंगे, उनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं।
नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है कि ऐसे पदार्थ जिनमें सामान्य अवस्था में मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं लेकिन विशेष परिस्थितियां जैसे उच्च ताप या फिर अशुद्धि मिलाने पर मुक्त इलेक्ट्रॉन प्राप्त किए जाते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? उनको हम कहते हैं अर्धचालक पदार्थ। ठीक है, ऑप्शन डी को टिक करेंगे, अर्धचालक पदार्थ। नेक्स्ट पॉइंट बनता है कि यंग प्रत्यास्थ गुणांक का एसआई मात्रक क्या है? यंग प्रत्यास्थ गुणांक का एसआई मात्रक क्या होता है? ऑप्शन सी को टिक करेंगे, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि निम्नलिखित युगों में से किन भौतिक राशियों के समान विमीय सूत्र नहीं है? ध्यान दीजिएगा, समान विमीय सूत्र नहीं है। तो देखिए यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि कार्य और ऊर्जा, आवेग और संवेग, बल एवं भार, इन तीनों का समान विमीय सूत्र, जबकि बल एवं दाब का समान नहीं होता है। यहाँ पे देखिए कार्य एवं ऊर्जा, आवेग और संवेग, भार एवं बल समान विमीय सूत्र वाले होते हैं, जबकि बल एवं दाब यानी फोर्स और प्रेशर की बीमा समान नहीं होती है। बल की जो बीमा होता है MLT के पावर, यहाँ पे सॉरी MLT के पावर -2 होगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा -2 होता है। और उसी तरह से दाब की जो बीमा होती है ML के पावर -1 T के पावर -2 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है, सुधार कर लीजिएगा। चलिए फिलहाल बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और अगला पॉइंट ये है कि सभी अम्ल धातुओं से क्रिया करके कौन से गैस निकलते हैं? अगर कोई भी अम्ल किसी धातु से क्रिया करता है तो कौन सी गैस निकलती है? तो यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा हाइड्रोजन गैस निकलती है। चलिए मैं आपको एक थोड़ा सा रिएक्शन के थ्रू समझाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पे आप समझ सकते हैं, एग्जांपल मैंने लगा रखा है। अगर मैं HCl, ठीक है, HCl अम्ल जो है इसका किसी धातु यानी सोडियम के साथ इसका रिएक्शन कराता हूँ तो क्या होता है? देखिए अगर HCl को हम लोग सोडियम के साथ रिएक्शन कराएंगे तो नमक बाहर निकलेगा और गैस बाहर निकल जाता है, यानी कि NaCl अलग होगा और गैस जो कि हाइड्रोजन गैस बाहर निकल जाता है। ठीक है, बात समझ में आ गई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक अधिकार अंतिम रूप से किस एक्ट के तहत समाप्त किया गया था? अंतिम रूप से समाप्त किया गया था 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट पॉइंट बनता है कि स्थायी बंदोबस्त 1793 के अंतर्गत जमींदारों से अपेक्षा की गई थी कि वे खेतिहारों को पट्टा जारी करेंगे। उन अनेक जमींदारों ने पट्टा जारी नहीं किया, इसका कारण क्या था? इसका कारण ये था कि जमींदारों के ऊपर कोई सरकारी नियंत्रण नहीं था। ऑप्शन यहाँ पे बी सही होगा। नेक्स्ट क्या कह रहा है कि भारत का पहला समाचार पत्र किसने शुरू किया था? भारत का पहला समाचार पत्र जो है वो किसने शुरू किया था? अच्छा, आप लोगों से एक छोटी सी शिकायत है, मैं जो क्वेश्चंस पूछता हूँ आप लोग उसका कमेंट करके राइट आंसर नहीं बताते, तो ऐसा क्यों यार? अगर आपको प्रॉब्लम है तो आप नीचे कमेंट करके बता दीजिएगा। मैं सारे क्वेश्चंस का कमेंट यानी सारी क्वेश्चंस का राइट आंसर मैं खुद ही बता दूंगा, आपसे कोई क्वेश्चंस नहीं पूछूंगा। ठीक है, तो ऐसा बिल्कुल भी ना करें। क्वेश्चंस में मुझे उम्मीद से पूछता हूँ कि आप लोग शायद कुछ बता पाओगे, लेकिन अगर आप वो कमेंट नहीं करोगे तो मुझे पूछने का कोई मतलब नहीं है, मैं खुद ही कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, देखिए भारत में पहला समाचार पत्र किसने शुरू किया था? तो मैं आपको बता दूं कि जेम्स ऑगस्टम हिक्की के द्वारा जो बंगाल गैजेट जो सबसे पहला हमारा समाचार पत्र स्टार्ट किया गया था वो इन्हीं के द्वारा स्टार्ट किया गया था, जेम्स ऑगस्टम हिक्की के द्वारा। ठीक है, तो क्या आप बता सकते हैं कि ये कब स्टार्ट किया गया था? जेम्स ऑगस्टम हिक्की ने जो ये द बंगाल गैजेट स्टार्ट किया था, कब किया था? क्या कमेंट करके बता सकते हैं? ठीक है, देख लेते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा आयोग 1857 का विद्रोह दमन के बाद भारतीय फौज के नव संगठन से संबंधित है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा पीला आयोग। ठीक है, ऑप्शन बी को टिक करेंगे, पीला आयोग। अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन बताइए, वह कौन सा निर्णायक युद्ध था जिसमें अंग्रेजों ने डचों को हरा दिया, जिस कारण डचों की भारत में चुनौती खत्म हो गई? और वो युद्ध था वेदरा का युद्ध। ठीक है, वेदरा का युद्ध हुआ कब था? 1759। ये चीज़ भी आपको याद रखना है। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने 50 क्वेश्चंस में से काफ़ी अच्छी स्कोरिंग कर ली होगी। तो नीचे कमेंट करके जल्दी से बता दीजिए कि आपकी स्कोरिंग क्या रही। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं, और जो भी आपका राय हो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, बिल्कुल कमेंट खुला रहेगा। मैं आपके सारे कमेंट्स का रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करता हूँ, तो आप लोग दिल खोल कर कमेंट कीजिए और जो चाहे आप लोग बोल सकते हो, आप अपनी राय दे सकते हो। ठीक है, तो क्यूज का क्वेश्चन भी मैंने यहाँ पे नोट डाउन किया है। क्यूज का क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए कि क्या होगा। निम्नलिखित में से कौन सी नदी अमरकंटक के पठार से नहीं निकलती है? ठीक है, साथ ही साथ इससे जुड़ी अगर आपको एक्स्ट्रा एक्सप्लेनेशन पता हो तो आप वो भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अच्छी बात होगी। ठीक है,
तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर करिए। और रोजाना यहाँ पे 8 PM में आपको ये सेट प्रोवाइड कराई जाती है, तो आप रेगुलर हमारे साथ प्रैक्टिस कर सकते हैं। काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चन, साथ ही साथ उनका एक्सप्लेनेशन ही मैं कोशिश करता हूँ देने की। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।